Hello everyone, welcome to my channel Law Savvy by Chahat. So today's video is all about the landmark cases of the Supreme Court of the year 2020 and 2021. So I will be covering all the important constitutional cases. So our first case is Christian Medical College Association versus Union of India. तो इसमें क्या हुआ है कि जो मेडिकल काउंसिल है इंडिया का उसने नीट एग्जामिनेशन जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए क्या है कि कंपलसरी कर दिया है इस नीट एग्जामिनेशन को फॉर ऑल दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो या फिर नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो। तो अब ये जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि इस जो नीट एग्जाम को कंपलसरी कर दिया है ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30 that is the right of the minorities to establish and administer educational institutions इसको क्या है वायलेट कर रहा है क्योंकि जो स्टेट है गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ भी कंपलसरी हमारे ऊपर नहीं थोप सकती है क्योंकि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर ओन इंस्टीट्यूशंस है इस चीज को वायलेट करता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि ऐसा अगर कोई भी रीजनेबल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लाती है जिसमें नीट एग्जामिनेशन को वो कंपलसरी कर रही है तो बल्कि ये बहुत ही एक रीजनेबल नोटिफिकेशन है। क्यों? बिकॉज जो बच्चे हैं अब वो एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम से सिलेक्ट होंगे तो वो मेरिट पे ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं होगा कि आर्बिट्ररीली आप कुछ भी निकाल के बच्चों को सिलेक्ट कर लो। तो ये बहुत ही रीजनेबल नोटिफिकेशन है और अगर कुछ भी ऐसा रीजनेबल करता है जो गवर्नमेंट है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते हैं दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 30। और वैसे भी इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये होल्ड करता है कि जो आर्टिकल 30 के अंदर राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। जो स्टेट है वो कुछ भी रीजनेबल बेसिकली नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि आपको ऐसे अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको मैनेज करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है प्रभाकर मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का। तो इसमें क्या हुआ है, जो ओडिशा गवर्नमेंट है उसने एक रेजोल्यूशन निकाला है जिसके थ्रू उसने प्रमोशनल पोस्ट में रिजर्वेशन दे दी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है दैट इससे इसने वायलेट करा है आर्टिकल 16(4)A को। क्यों वायलेट करा है? बिकॉज आर्टिकल 16(4)A जो है वो ये कहता है कि जो कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो तभी प्रमोशनल पोस्ट में रिजर्वेशन दे सकती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी भी और बैकवर्ड क्लास को जब उसने प्रॉपरली ये इंक्वायरी करी हो, एक क्वांटिफिएबल डेटा दिया हो कि कोई जो बैकवर्ड क्लास है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है किसी प्रमोशनल पोस्ट में। तो आफ्टर मेकिंग ऑफ सच इंक्वायरी जब वो सेटिस्फाई हो जाए दैट यस दिस बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड तो ही वो प्रमोशनल पोस्ट में रिजर्वेशन दे सकती है। और ये जो इन्होंने रेजोल्यूशन लाए हैं दिस इज आल्सो अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द केसेस ऑफ एम नागराज और जर्नैल सिंह का जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें भी यही बोला था दैट यस प्रॉपर इंक्वायरी हैज टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर गिविंग रिजर्वेशन टू एनी बैकवर्ड क्लास इन द प्रमोशनल पोस्ट। और ये चीज जो इन्होंने करी है ये रेजोल्यूशन के थ्रू करी है, इन्होंने ना ही कोई नया लॉ लाके करी है ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके करी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करता है कि आप सिर्फ लॉ लाके या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही आफ्टर मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी देन ओनली यू कैन मेक रिजर्वेशन। तो इसीलिए इस केस में जो ये रेजोल्यूशन है उड़ीसा गवर्नमेंट का ये सेट असाइड कर दिया गया है। अब जो हमारा थर्ड केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस केस है, दैट इज द केस ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम सबको पता है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द कश्मीर वैली, तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने कश्मीर वैली में कंप्लीट इंटरनेट बैन लगा दिया था। अब कंप्लीट इंटरनेट बैन लगाने से हमें पता है कि लोगों को कितनी दिक्कत होती है, इसीलिए इस केस में यही जो बैन लगा है इंटरनेट पे इसके खिलाफ क्या है केस फाइल हुआ है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये क्लियरली होल्ड करा है कि जो राइट ऑफ इंटरनेट है वो हमारी एक फंडामेंटल राइट है, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)A जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की राइट है और 19(1)G जो हमारी राइट टू प्रोफेशन का राइट है। तो इन दोनों के अंदर राइट टू इंटरनेट भी हमारी एक फंडामेंटल राइट है
और जब भी हम इस राइट को वायलेट कर रहे हैं या हम इसको सप्रेस कर रहे हैं, तो ये हम एक सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इसके ऊपर। वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए है, एंड इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द सिचुएशन। तो इसीलिए अगर एक टेम्पररी बैन लगाया जाता वो तो जस्टिफिएबल होता, लेकिन इस केस में उन्होंने एक इनडेफिनेट बैन लगा दिया है। सो सच एन इनडेफिनेट बैन इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन, एंड इसीलिए राइट टू इंटरनेट को ऐसे वायलेट नहीं किया जा सकता, which has become a fundamental right now under our constitution. अब इसी से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट केस है वो है फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको फेमसली 4G केस भी बोला जाता है। अब 4G केस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट केस बताया अनुराधा भसीन का केस जो है, उसके अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने 2G इंटरनेट क्या है कि रिस्टोर कर दिया फिर कश्मीर में जब ये रूलिंग आई। लेकिन हमें पता है कि 2G स्पीड जो है 2G इंटरनेट है उस पर आजकल कोई काम नहीं होता है। इसीलिए अगेन ये जो फाउंडेशन है मीडिया प्रोफेशनल्स का, इन्होंने केस फाइल करा कि जो कश्मीर वैली है वहां पर 3G और 4G इंटरनेट को चालू कराया जाए, क्योंकि ये वायलेट करता है राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोफेशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर करा कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो इट शुड बी बैलेंस्ड विद द ह्यूमन राइट्स आल्सो ऑफ द पब्लिक। ये नहीं है आप नेशनल सिक्योरिटी में कोई भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो इसीलिए जो कंप्लीट बैन है 4G सर्विसेज का उसको क्या है रिवाइज करा जाए, और इस पर्पस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक स्पेशल कमिटी भी बनाने को बोला। और अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो कश्मीर वैली है वहां पर वो 4G सर्विसेज इस केस की वजह से क्या है कि रिस्टोर हो रही हैं। तो हमारा नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का। तो इसमें क्या है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके थ्रू उसने सब क्लासिफिकेशन कर दिया था शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन के लिए। दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट में उसने क्लासिफिकेशन कर दिया था कि इन शेड्यूल कास्ट को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर दी अदर्स। तो इस चीज को जो ये 5 जज बेंच ने जब सुना तो उन्होंने ये बोला कि एक ऐसा प्रीवियस केस है विच इज दी ईवी चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, जहां पर एक सिमिलर बेंच दैट मीन्स 5 जज बेंच ने ही ये होल्ड करा था कि आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो शेड्यूल कास्ट का, क्योंकि ये एक होमोजीनियस क्लास है और एनी सच सब डिविजन वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। लेकिन इस बारी क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये होल्ड करा कि ऐसी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि वो अलाउ होनी चाहिए है। इसीलिए ये जो प्रीवियस जजमेंट है उसको रिवाइज करने के लिए ये जो 5 जज बेंच है इसने भेजा है, और अब एक जो लार्जर बेंच है वो इस केस को आगे सुनेगी। हमारा नेक्स्ट केस है चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश का गवर्नर है उसने ये नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उसने टीचिंग जॉब्स के लिए 100% रिजर्वेशन दे दी। किसको दे दी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। Yes, you heard it right. 100% reservation has been given to the scheduled tribes in this area by this notification. तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, क्वॉश कर दिया, क्योंकि उसने ये बोला कि जो 100% आप रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दे रहे हो वो क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी है टू दी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब इस केस में जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी? उन्होंने ये दी कि जो हमारा शेड्यूल 5 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बोला गया है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं दैट मीन्स जहां पर बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं उसको शेड्यूल एरिया कहते हैं। तो जो शेड्यूल एरिया है वहां पर जो गवर्नर है उस स्टेट का वो क्या है, कोई भी लॉ अगर सेंटर बनाता है या स्टेट बनाता है तो उसको क्या है कि डिसअलाउ कर सकता है कि वो इस शेड्यूल एरिया पे अप्लाई नहीं होगा। तो जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट ली है वो ये ली है कि गवर्नर ने इसी को चलते क्या है कि ये नोटिफिकेशन पास करी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये होल्ड करा कि ऑल्दो शेड्यूल 5 में किसी भी शेड्यूल एरिया के लिए गवर्नर के पास ये राइट है कि वो किसी भी लॉ को डिसअलाउ कर सकता है, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं है कि वो कोई भी लॉ बना पाए। ही हैज नो राइट टू मेक एनी न्यू लॉ अंडर इट। तो ये शेड्यूल 5 के अंदर कवर
नहीं होता है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ये इंदिरा साउनी की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके अंदर ये क्लियरली हेल्ड करा गया था कि 50% से ज्यादा आप किसी भी कास्ट को क्या है कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो। तो इस केस में कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, इसीलिए 100% रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज टोटली अनजस्टिफिएबल। हमारा लास्ट केस है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई। तो अब क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इस सब के बारे में तो हम सब ने ही सुना है, दे हैव बीन इन द न्यूज लेटली। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? क्रिप्टो करेंसीज आर बेसिकली द डिजिटल करेंसी। तो अब ये जो डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी जो है, ये आरबीआई ने एक अपना सर्कुलर निकाला जिसके थ्रू इन्होंने ये जो पूरी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनसे डील करने को बैन कर दिया। तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज पे प्रॉपरली जो आरबीआई है उसने बैन लगा दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि ये जो कंप्लीट बैन है ओवर दीज क्रिप्टो करेंसीज, दिस इज क्लियरली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(g विच इज द राइट टू ट्रेड, एंड ये जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको भी पास नहीं करता है, एंड दिस इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि आप कंप्लीट बैन लगा रहे हो कि कोई भी बैंक जो है अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा टू दीज क्रिप्टो करेंसीज। सो दिस इज क्लियरली वायलेटिव ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे हमारे लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और बाकी के लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।